जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही अहम होने वाली है। आज हम लोग टॉप 100 और इम्पोर्टेंट यानी अहम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपकी पेडागोजी से रिलेटेड होगी। इसको हम 3 ज़ुबान में देखेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में और इसी के साथ साथ उर्दू में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले हम इंग्लिश में, फिर उसको देखेंगे उर्दू में क्या कहते हैं, फिर उस टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं। एक ही वीडियो में हमारी जो लैंग्वेज की पेडागोजी है, क्योंकि आपको 2 ज़ुबान लेनी होती है, उर्दू के साथ साथ दूसरी ज़ुबान अगर इंग्लिश है या आपकी हिंदी है तो उसकी भी टर्मिनोलॉजी आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी में हम उसके जो उसमें थ्योरी निकल के आती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको पता है उर्दू पेडागोजी में आप इस्तिलाहात जो है उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज़ आपको हिंदी में आती है या इंग्लिश में आती है, लेकिन आप उर्दू में नहीं जानते। अगर टॉप 100 टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सीडीपी में और इसी के साथ आपकी जो लैंग्वेज पेडागोजी है, ठीक है, चाहे इंग्लिश है या इसी के साथ उर्दू है, इसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एक अल्फाज को हम देखते हैं। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम टॉप 100 टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। कितने? 100। इंशाअल्लाह दूसरी क्लास इसी उर्दू इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजी पे होगी, उसमें भी टॉप 100 देखेंगे। तकरीबन आपके 200 टर्मिनोलॉजी वो किससे, एजुकेशन में पेडागोजी से रिलेटेड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैंने बहुत ही मेहनत से जमा किया है, बस आप लोगों के फ़ायदे के लिए, ठीक है। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जुड़ जाएं। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लैंडस्केप मोड में देख रहे हैं, मोबाइल को लेटा करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर भी दिखेंगी। और आखिर में कोने में आपको सब्सक्रिप्शन बटन दिखेगा, उसको क्लिक करके आप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर में आप ज़रूर कमेंट यानी अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए आप एक एक करके देखते हैं। देखिए सारी टर्मिनोलॉजी, इससे आपकी पेडागोजी मजबूत हो जाएगी। जैसे लर्निंग आप बार बार सुनते हैं। लर्निंग के लिए उर्दू में जब आप देखेंगे तो आमोजिश का लफ्ज़ आता है, ठीक है। इसको हिंदी में देखेंगे क्या कहेंगे, हिंदी में कहते हैं अधिगम। आपको पता है लर्निंग के लिए क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को आप सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसका ग्रामर कायदा पढ़ते हैं। एक आता है लर्नर, यानी जो सीखने वाला यानी तालिब इल्म, उसके लिए क्या है, आमोज़गार, जिसको सीखने वाला कहेंगे। एक लफ्ज़ आप अपने सिलेबस में देखेंगे, एक होता है लर्निंग, एक होता है एक्विजिशन। क्या है एक्विजिशन? एक्विजिशन के लिए उर्दू में क्या लिख के आएगा, तहसील। क्या आएगा, तहसील या हुसूलियाबी। तहसील के साथ क्या लिख के आ सकता है, हुसूलियाबी, ठीक है, जिसको हम तहसील इक्तिसाब दोनों नाम से जानते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आमोजिश आ गया तो लर्निंग होती है, और एक्विजिशन जिसको बच्चा अनकॉन्शियस माइंड से सीख लेता है, माहौल मिलते, जैसे आप अपनी मादरी ज़ुबान सीखते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्जन। आगे हैं प्रिंसिपल्स, जिसको हम कहते हैं उसूल यानी सिद्धांत। हर चीज़ के प्रिंसिपल होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के भी आपके प्रिंसिपल हैं, जिसको हम उसूल के नाम से जानते हैं। आगे टीचिंग, क्योंकि आप टीचर बन रहे हैं तो पढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं, टीचिंग। उसको उर्दू में क्या लिख के आता है, उर्दू में लिख के आता है तदरीस। क्या, तदरीस। और इसी को हिंदी में कहेंगे शिक्षण, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या आता है, टूल्स। क्या, टूल्स, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, आलात, ठीक है, और हिंदी में उपकरण। एक लफ्ज़ बार बार यूज़ होता है। देखिए टूल्स क्या होता है, आप टीएलएम पढ़े होंगे ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, बच्चों को समझाने के लिए जिस टूल का
जैसे ऑडियो विजुअल एड्स का या कोई चार्ट का जो यूज़ करते हैं वही आपका टूल्स होता है। समझ में आ गया होगा। आगे कम्युनिकेशन, बार बार आप कम्युनिकेशन के बारे में सुनते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स, यानी लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़ुबान क्या है? कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। जैसे ज़ुबान ही के ज़रिए मैं इतनी दूर बैठ करके आपसे मुखातब हो रहा हूँ, तो क्या है? ये कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? तरसील, और क्या कहते हैं? इबलाग, और क्या कहते हैं? मुवासलात। कन्फ्यूजिंग मत होइएगा, तीनों अल्फाज आ सकते हैं। लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन यानी मुवासलात का, तरसील का, इबलाग का एक ज़रिया है। इसके ज़रिए हम अपने एहसास को, जज्बात को, ख़यालात का इजहार करते हैं। इसको क्या कहते हैं? संप्रेषण। क्या कहते हैं? संप्रेषण। किस में कहेंगे? हिंदी में। आगे है लैंग्वेज स्किल्स। आपको पता है लैंग्वेज स्किल्स 4 हैं, यानी एल से क्या है? लिसनिंग, आपने पढ़ा होगा LSRW। एल से क्या है? लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग और डब्ल्यू से राइटिंग। लैंग्वेज स्किल्स यानी ज़ुबानी महारतें, जिसको हम क्या कहेंगे? भाषाई कौशल। आगे है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। क्रिटिकल जिसको हम कहते हैं तनकीदी, पर्सपेक्टिव यानी नुक्ते नज़र। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ कहा जाता है उसका क्रिटिकल एनालाइज कीजिए, यानी तहलील उसका करना, तज्जिया करना। तनकीदी मतलब कोई भी चीज़ है उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? तनकीदी। नुक्ते नज़र यानी पर्सपेक्टिव, यानी आपका उसमें नज़रिया क्या है, आपका व्यू क्या है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है। आगे ग्रामर, जिसको हम कवायद के नाम से उर्दू में जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। चलिए आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ आप बार बार सुनते होंगे, डाइवर्स क्लासरूम, यानी मुतनव्वा। देखिए ये अरबी का लफ्ज़ है तनव्वा या तनव्वान, उससे क्या बनता है? मुतनव्वे। ठीक है, मुतनव्वे। ठीक है, तो मुतनव्वे का मतलब क्या होता है? जिसके बहुत सारे किस्में हैं। तो डाइवर्स क्लासरूम ऐसे क्लासरूम हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ठीक है, तो मुतनव्वे क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम यानी विविध कक्षा। आगे चलिए, आगे है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, यानी ज़ुबान सीखने में बहुत सारे मुश्किलात पेश आते हैं। मुश्किलात को क्या? डिफ़िकल्टीज़ यानी भाषा संबंधी कठिनाइयाँ। एक आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, बहुत सारे आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पेडागोजी में। वो क्या है? ज़ुबान के अवारिज़ या ज़ुबान के नक़ाइस, तो भाषा संबंधी विकार। ठीक है। आगे आप इवेल्युएशन बार बार सुनते पढ़ते हैं। इवेल्युएशन को कहते हैं अंदाज़े क़द्र। क्या कहेंगे? अंदाज़े क़द्र। और क्या लिख के आ सकता है? क़द्र पैमाई, जिसको हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं हिंदी में। एक होता है असेसमेंट। क्या होता है? असेसमेंट, जिसको हम तअय्युन क़द्र के नाम से जानते हैं। देखिए ये इवेल्युएशन का असेसमेंट एक हिस्सा है। ठीक है, इवेल्युएशन कुल है, इसी में जो है असेसमेंट होते हैं। क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट की फिर 2 किस्में हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। आगे हम देखेंगे। असेसमेंट को तअय्युन क़द्र यानी आकलन। ठीक है, आगे चलिए। आगे है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी ज़ुबान की तफ़हीम। कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है जो आपके पेडागोजी में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो किसके आते हैं? वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ही के आते हैं। यानी पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से सवालात पूछे जाते हैं, उनको पढ़ करके, उनको समझ करके आपको जवाब देना होता है। वही ज़ुबान की तफ़हीम होती है, यानी भाषा की समझ। आगे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी ज़ुबान में महारत। प्रोफिशिएंसी मतलब होता है महारत हासिल करना, यानी भाषा प्रवीणता। आगे है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं TLM के नाम से। किससे? TLM। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या चीज़ है? तदरीसी आमोजिशी मवाद। क्या है?
तदरीसी, टीचिंग मतलब तदरीसी, और लर्निंग मतलब आमोजिशी मटेरियल यानी मवाद, जिसको हम कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, आगे है मल्टीमीडिया मटेरियल, यानी मल्टीमीडिया मटेरियल का मतलब क्या होता है, मवाद, यानी मल्टीमीडिया सामग्री। आगे मल्टीलिंगुअलिज्म, बार बार ये लफ्ज़ आप सुनते होंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म को उर्दू में कहते हैं कसीर लसानियात। कसीर का मतलब होता है मल्टी और लिंगुअलिज्म मतलब होता है लसानियात। जैसे एक क्लास है जिसमें 35-40 बच्चे हैं, सब बच्चे अलग अलग ज़ुबानें बोलते हैं, यानी उनकी मादरी ज़ुबान अलग है। घर की ज़ुबान जिसको अक्वायर करके आया है उसकी ज़ुबान, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, एक क्लास में है। वही क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ एसेट होता है, रिसोर्स होता है, यानी एक ज़रिया होता है। कभी यानी माने नहीं होता लर्निंग में, यानी आमोजिश में। इसको याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, बहुभाषीयता, यही, या कभी कहते हैं बहुभाषिकता। ठीक है, दोनों कहते हैं। अब देखिए, आपको अगर कोई भी टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, हर एक टॉपिक एक एक करके हर एक टॉपिक की वीडियो, एक प्लेलिस्ट है उर्दू पेडागोजी फॉर सीटेट करके, ठीक है, 46 वीडियो है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो है, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट भी हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो भी चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जा करके जो भी चैप्टर क्लियर नहीं आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैंने अभी हाल ही में 2024 में जो आपका जनवरी में आपका हुआ था सीटेट, उसमें मैराथन क्लास ली थी तकरीबन 2 घंटे की, उर्दू पेडागोजी का सारा निचोड़ उसमें है, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या आप प्ले लिस्ट में जाएंगे उसमें भी मौजूद है, वहाँ से आप करेंगे कि मैराथन क्लास उर्दू पेडागोजी बाय मेराज सर कह सकते हैं, या निज़ाम एकेडमी, आपके यूट्यूब पे भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्ले लिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा मैराथन करके, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलिए, देखिए बने रहिएगा। अभी हम 20 डिस्कस किए हैं, क्लास बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह, और इसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम वहीं बोर होते हैं जहां उसके टर्म को समझ नहीं पाते। चलिए आगे क्या है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स, यानी कसीर लसानी वसाइल, रिसोर्स मतलब ज़रिया, यानी बहुभाषी संसाधन। आगे है रिमेडियल टीचिंग, यानी इस्लाही तदरीस। रिमेडियल टीचिंग यानी इस्लाही तदरीस। रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, जिसको आप कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। इससे पहले क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी तशखीसी जांच, जिसको आप कहते हैं हिंदी में क्या, निदानात्मक परीक्षण। अब दोनों थोड़ा सा सीख लीजिए, इंशाल्लाह बार बार ये पूछा जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जैसे आपके बुखार है कई दिनों से, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, पहले क्या होगा, पहले डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिख देगा कि किस वजह से बुखार आ रहा है, कहीं मलेरिया तो नहीं है, कहीं डेंगू बुखार तो नहीं है, या टाइफाइड तो नहीं है, कोई भी बुखार हो सकता है। तो वही क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। एजुकेशन में क्या है, देखिए आपने एक यूनिट पढ़ाई, यूनिट पढ़ा करके आपने यूनिट टेस्ट ले लिया, वो क्या है, वही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। यानी आप एक यूनिट पढ़ा करके जांचना चाहते हैं कि बच्चा यूनिट में सारा कंसेप्ट समझ गया कि नहीं। आपको लगा कि कुछ कंसेप्ट बच्चे का क्लियर नहीं है, दोबारा जब आप पढ़ाएंगे उसको कहते हैं रिमेडियल टीचिंग, यानी इस्लाही तदरीस। इस्लाही के अलावा कभी कभी आता है मुआलजाती तदरीस, ठीक है, याद रखिएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी सहलसानी फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र जिसको कहते हैं, कोठारी कमीशन में आया था, 3 लैंग्वेज बच्चा पढ़ेगा। इसके बारे में डिटेल से आप जा कर के प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी ज़ुबानी नशोनुमा, नशोनुमा मतलब डेवलपमेंट यानी भाषा विकास,
ठीक है, आगे चलिए। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को यानी नशोनुमा के मराहिल यानी विकास के चरण। आगे है फोनेम। ये फोनेम मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब ही क्या होता है, इसको आप देखेंगे लैटिन वर्ड है, मतलब साउंड। तो सौतिया, सौतिया मतलब सौत का मतलब होता है साउंड, जो हमारे ज़ुबान से अल्फाज निकलते हैं जिसको हम कहते हैं सौनिम। हिंदी में क्या कहेंगे, सौनिम। सौतिया फोनेम यानी इसको क्या है, फोनोलॉजी से है। फोनोलॉजी क्या होता है, यानी साउंड की सबसे छोटी इकाई, जैसे चा, का, ये सब क्या है, फोनेम। और एक लफ्ज़ आएगा आपका मॉर्फेम। मॉर्फेम किससे है, मॉर्फोलॉजी से है। मॉर्फेम, मॉर्फ मतलब होता है किसी चीज़ की शक्ल। इसमें क्या होता है, सर्फिया। सर्फिया उर्दू में लिख के आएगा। सर्फिया मतलब सर्फ। दो लफ्ज़ सुनते हैं बार बार, एक होता है नह, एक होता है सर्फ। सर्फ क्या है, सर्फ में अल्फाज का जो स्ट्रक्चर है, यानी अल्फाज किस तरह से बनता है, उसके पीछे साबिक़ा और लाहिक़ा लगा करके किस तरह से नए अल्फाज बनाए जाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, उसके इल्म को क्या कहते हैं, मॉर्फेम यानी मॉर्फोलॉजी। एक लफ्ज़ आप बार बार यानी उसको रूपिम कहते हैं। आगे है सिंटैक्स, बार बार सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब होता है नहव। नहव में हम क्या जानते हैं, जैसे सेंटेंस है, कहाँ फेल आएगा, कहाँ फाइल आएगा, कहाँ मफऊल आएगा, यानी कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, इसको वाक्य विन्यास के नाम से जानते हैं। आगे है सेमेंटिक्स। क्या है, सेमेंटिक्स यानी अल्फाज के मानी, इसके ए मीनिंग से रिलेटेड है। किससे, लिसानी यानी इल्मुल मानी यानी अर्थ विज्ञान, यानी किसी लफ्ज़ का माना, यानी किस एतबार से, किस कॉन्टेक्स्ट में उसका माना क्या बनेगा, उसको क्या कहते हैं, हम सेमेंटिक्स कहते हैं। आगे एक लफ्ज़ आता है सलेबल। सलेबल क्या होता है, सलेबल। सलेबल मतलब होता है जो अल्फाज, जो साउंड निकलता है ना, जैसे एक एक टुकड़ों में काटते हैं, यानी लफ्ज़ की हरकत, यानी शब्द, शब्दांश सलेबल। जैसे कहा बा, तो बा क्या है, एक सलेबल, और बा दूसरा सलेबल, इसको सलेबल कहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ की हरकत। आगे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बार बार जिनको जीन पियाजे ने दिया है, यानी उकूफ़ी नशोनुमा यानी संज्ञानात्मक विकास। आगे है इको यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, आपको पता है बच्चे का जो स्टेज डेवलपमेंट का है, जैसे जीन पियाजे ने 4 स्टेज में बांटा है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 साल वाली जो स्टेज है, उसमें बच्चा तकरीबन 3 साल का होता है। ईगोसेंट्रिक सोचता है जो कुछ हम कर रहे हैं यही अच्छा है। ये टर्म दिया किसको, जीन पियाजे ने, यानी अना पर मबनी तकरीर या गुफ्तगू, यानी अहम केंद्रित वाक। ठीक है, आगे है सेल्फ सेंटर्ड। बच्चा अपने आप को सेंटर में, मरकज़ में रखता है, यानी खुद मरकूज यानी आत्म केंद्रित। आगे है कलेक्टिव मोनोलॉग यानी इज्तिमाई एकजहती, यानी आपस में बोल बोल कर बातें करता है 3-4 साल के आसपास, उसको सामूहिक एकालाप, यानी इसको जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। इसी के साथ वाइगॉट्स्की ने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अभी आगे हम देख लेते हैं। एक होता है, देखिए जीन पियाजे ने एक सेंसरी मोटर जिसको हिस्सी हरकी मरहला, जो 0 से 2 साल, जिसमें बच्चा चीज़ों को अपने हवास के ज़रिए, हवास खमसे ज़ाहिरे के ज़रिए महसूस करके चीज़ों को सीखता है, यानी ज्ञानेंद्रीय यानी संवेदी गामक। आगे है प्री ऑपरेशनल यानी क़ब्ल तफ़ाउली मरहला। प्री ऑपरेशनल यानी क़ब्ल तफ़ाउली मरहला होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक। आगे है सोशल स्पीच, तकरीबन 2 साल के आसपास आती। किसने दिया इसको दिया है आपके वाइगॉट्स्की ने। ठीक है, सोशल स्पीच यानी मुआशरती नुत्क़ यानी सामाजिक वाक। एक प्राइवेट स्पीच 2-3 साल के आसपास आता है, बच्चा अपने से बोल बोल करके बातें करता है, यानी ज़ाती या निजी नुत्क़ यानी निज वाक। आगे है साइलेंट इनर स्पीच जो 3-7 साल के आसपास आती है, यानी खामोश अंदरूनी नुत्क़ यानी मौन आंतरिक वाक।
जो बच्चा खुद ही बगैर बोले हुए चीज़ों को समझता है। इसकी बहुत अहमियत दी है किसने? वाइगॉट्स्की ने। आगे चलिए, रोल का मतलब होता है किरदार यानी भूमिका। आगे है मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी तदरीस के तरीक़े, बहुत सारे तरीक़े हैं, उसको क्या तरीक़े को क्या कहते हैं? मेथड्स। आगे है यानी शिक्षण की विधियाँ। आगे है सोशल इंटरएक्शन, सामाजिक यानी मुआशरती तामुल, जैसे हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं, हम उससे कोई बात कहते हैं, हमसे कोई बात कहेगा, उसी को तामुल के नाम से जानते हैं, यानी मुआशरती तामुल यानी सामाजिक अंतःक्रिया। आगे है लेक्सिकन यानी जो लुगत से मुताल्लिक़ है, लुगत यानी शब्दकोश से। आगे है लिंग्विस्टिक्स यानी लिसानियात यानी भाषा विज्ञान। आगे चलिए, आगे है नेटिविस्ट यानी कौम परस्त यानी स्वदेशी भाव। नेटिविस्ट किनको कहा जाता है? चॉम्स्की चाचा को, आप दादा कह सकते हैं। चॉम्स्की को कहा जाता क्या? नेटिविस्ट यानी कौम परस्त। आगे है हेरिडिटी, बार बार सुनते हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब होता है विरासत या तवारुस यानी अनुवांशिकता। आगे है इनेट एबिलिटी यानी फितरी सलाहियत यानी जन्मजात क्षमता बच्चों के अंदर, यानी चॉम्स्की क्या कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो इनेट एबिलिटी यानी ज़ुबान सीखने की उसकी पैदाइशी सलाहियत होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी ज़ुबान के हुसूल का आला यानी भाषा अर्जन यंत्र, यानी ज़ुबान को अक्वायर अर्जन करने यानी ज़ुबान के हुसूल का आला यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे है यूनिवर्सल ग्रामर, यानी चॉम्स्की क्या कहते हैं? बच्चों के अंदर LAD रहता है। क्या रहता है? LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी वो बच्चा बगैर समझे हुए ग्रामर ठीक ठाक बोलने लगता है। यूनिवर्सल ग्रामर, उन्होंने आलमगीर ग्रामर की यानी सार्वभौमिक व्याकरण। वो कहते हैं बच्चा खुद ही कहेगा, अगर लड़का है कहेगा मैं नहीं खाऊंगा, लड़की तो खुद ही बोलेगी मैं नहीं खाऊंगी, यानी इस तरह की चीज़ें जो सेंटेंस में जो उसके सेमेंटिक्स से रिलेटेड है, वो कहते हैं बच्चा खुद ही सीख जाता है माहौल में। आगे चलिए, हमारे 50 टर्मिनोलॉजी पूरे हो गए। अभी तक 50 में आपको मज़ा आया तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि पढ़ाने वाले का थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। आगे हम 51 देखते हैं, बाईपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। आपको पता है टीचिंग यानी तदरीस के 2 तरीक़े बताए जाते हैं। बाईपोलर जैसे कहा जाता है ना, बाईपोलर प्रोसेस, एक पोल पे क्या है? टीचर, नीचे क्या है? स्टूडेंट, इसको कहते हैं बाईपोलर यानी तदरीस का 2 कुतुबी अमल, 2 कुतुबी जिसके 2 पोल होते हैं, यानी शिक्षण के 2 ध्रुवीय प्रक्रिया। इसको किसने दिया है? आप देखेंगे जॉन एडम ने दिया। किसको? एडम, ठीक है, एडम का नाम इसमें याद रखिएगा। आगे है ट्रिपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग यानी तदरीस का सह कुतुबी अमल, सह कुतुबी अमल ट्रिपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, तदरीस का सह कुतुबी अमल। इसको किसने दिया है? इसको जॉन डीवी, जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि एक पोल पे क्या होगा? टीचर यानी मुअल्लिम, दूसरे में आमोज़गार, टीचिंग में क्या होगा? तीसरे में सलेबस, निसाब, दरसियात, ये सब चीज़ें तीसरा पोलर है। ये कौन बात करता है? जॉन डीवी, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया है लर्निंग बाय डूइंग का, ठीक है, शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। आगे है टीचिंग मैक्सिस, मतलब तदरीस का इक़दामी उसूल, जो एकदम बहुत अहम उसूल होते हैं कि सहल से यानी मुश्किल से आसान की जानिब, यानी मालूम से नामालूम की जानिब, ये सब क्या है? मैक्सिस में है। इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाइए, यानी शिक्षण का सिद्धांत। आगे है टीचिंग मेथड यानी तदरीस के तरीके, पीछे गुजर भी चुका है। ये क्या है? यानी शिक्षण विधियाँ। आगे है टीचिंग अप्रोच यानी तदरीसी नुक्ते नज़र,
जैसे कहते हैं यार मुझे किसी से मिलना है, जैसे कहेंगे मुझे वीसी से मिलना है। अब वीसी से मिलने के लिए मैं क्या अप्रोच इख्तियार करूं, यानी किससे सिफारिश लगाऊं, किससे बात करूं, उसी को अप्रोच कहते हैं। तो जैसे आप पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने के लिए एक अप्रोच इख्तियार करते हैं कि बच्चों को क्लास में किस तरह से पढ़ाएंगे, टीएलएम क्या लाएंगे, कैसे। उसके बाद क्या है, आप एक जो है क्या यूज़ करते हैं, आप तदरीस का तरीक़ा यानी मेथड यूज़ करते हैं। मेथड में क्या है, आप किस स्टाइल से पढ़ाएंगे उसको क्या कहेंगे, टेक्निक। ये सब अलग अलग टर्म है, ठीक है। ये सब मैंने डिटेल से बताया, सारे फ़र्क को भी बताया है। तो टीचिंग अप्रोच हो गया, यानी तदरीसी नुक्ते नज़र। आगे है रिसाइटेशन। जब आप पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, जो आवाज़ बुलंद पढ़ते हैं उसको ससर पाठ, पहले टीचर भी पढ़ता है फिर बच्चे भी पढ़ते हैं, उसको रिसाइटेशन यानी आवाज़ बुलंद पढ़ना। डिक्टेशन एक लफ्ज़ आता है जिसको इमला यानी श्रुत लेख, जैसे हम कुछ अल्फाज बोलेंगे बच्चा लिखेगा, इससे क्या है अल्फाज की जो मिस्टेक है वो दूर होती है, ठीक है। आगे है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इंदराज यानी पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक उर्दू से, रजिस्ट्रेशन जैसे आप कहीं दाखिला लेते हैं, लेकिन ये ज़ुबान में इसका मतलब होता है इंदराज का। जैसे आपने कोई अल्फाज पढ़ा तो उसका इंदराज अपने जहन में किया, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। आगे है रिकॉग्निशन। आपने रजिस्ट्रेशन करके उसको पहचान लिया यानी पहचान कर लिया। रिटेंशन यानी आप पहचान करके उसको अपने दिमाग में बाकी रखा, रिटेंशन इसको कहेंगे बरकरार रखना यानी धारणा शक्ति। आगे है रिकॉल, बाजियाब्त यानी कहीं जब यूज़ करना हुआ, कहीं आपने दोबारा पढ़ा आपको याद आ गया, उसको कहते हैं रिकॉल यानी बाजियाब्त, याद करना। आगे रिमेंबर, आगे कहीं भी अपने महफिल में अपने उठने बैठते उस अल्फाज का इस्तेमाल करने लगे यानी रिमेंबर, वो चीज़ याद आ गई, उसका यूज़ कर लिया, उसको याद करना। रिमेंबर यानी स्मरण रखना कहते हैं। अब देखिए पढ़ने की कुछ स्किल, एक लफ्ज़ पढ़े होंगे स्किमिंग स्कैनिंग, इसको सीख लीजिए। स्किमिंग मतलब होता है मक्खन निकालना। क्या है, मक्खन निकालना। जैसे आपको ढेर सारा पैराग्राफ दिया जाए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप पूरा पढ़ के फटाफट आप पढ़ लेते हैं, पढ़ करके एक निचोड़ निकालते हैं। मक्खन क्या होता है, दूध से निकलता है। तो स्किमिंग मतलब आप मक्खन निकालेंगे कि उस इबारत में कौन सी बात कही जा रही है, इसको स्किमिंग कहते हैं। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, उसको डिटेल से पढ़ना, कोई जानकारी हासिल करने के लिए हर एक अल्फाज को अलग अलग करके देखना, उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैनिंग। तो उम्मीद है कि स्किमिंग में क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ के खुलासा निकाल लिया। स्कैनिंग, आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करने जाते हैं, उसमें जो पॉइंट है, उसमें जो नंबर है, सारी चीज़ों का स्कैन करेंगे ना। तो जब आप हर एक लफ्ज़ को डिटेल से पढ़ेंगे उसको स्कैनिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग यानी किसी भी चीज़ को गहराई के साथ पढ़ेंगे। कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं, उसका वाहिद क्या होगा, उसका जमा क्या होगा, उसका मुतरादिफ क्या होगा, उसके अज़दाद क्या होंगे, सारी चीज़ें जब आप मालूम करते हैं तो इंटेंसिव यानी अमीक ख्वांदगी या अमीक यानी क़िरात भी कहते हैं, यानी गहन पठन। ये सब किस्में हैं, ठीक है। आगे है एक्सटेंसिव रीडिंग यानी वसी क़िरात। वसी क़िरात क्या है, सबक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अलावा उससे रिलेटेड अदब अतफ़ाल यानी चाइल्ड लिटरेचर पढ़ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं कि बाज़ार में चंपक यानी जानवरों की ज़ुबान में छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं, उसमें अखलाक की बातें होती हैं, वो क्या है, उसको अगर आप पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग यानी वसी क़िरात यानी अतिशय पठन जिसको कहा जाता है। आगे है लाउड रीडिंग यानी आवाज़ बुलंद पढ़ना, जिसको ससर पठन कहते हैं। आगे है साइलेंट रीडिंग यानी खामोशी के साथ। अगर कहा जाए कि इसको खामोशी से पढ़ो, उसमें पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। साइलेंट रीडिंग यानी खामोश क़िरात। आगे है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी को क्या कहते हैं, खुशखत यानी बहुत अच्छे सुंदर यानी खूबसूरती के साथ लिखना यानी सुलेख, जिसको हम कहेंगे किसमें, हिंदी में। आगे है ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइबिंग का मतलब होता है नकल करना, उतारना। आप देखेंगे बच्चे जब LKG में UKG में होते हैं तो जैसे अलिफ सिखाने, बा सिखाने के लिए ऐसे 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 डॉट दिया रहता है, ठीक है। अब बच्चा उसी पे ऐसे ऐसे करके बा बना देता है। यही क्या हो गया, यही ट्रांसक्राइबिंग, नकल करना, उतारना यानी प्रतिलिपि बनाना, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए आगे क्या है,
असाइनमेंट, असाइनमेंट किसको कहते हैं? तफवीज़ यानी कार्यभार। असाइनमेंट दिया जाता है ना घर से लिखने लाने के लिए, ठीक है, होमवर्क होता है वो घर का काम। असाइनमेंट यानी तफवीज़ अगर लिख के आ गए तो उसको असाइनमेंट कहेंगे। चलिए आगे चलिए। मास कम्युनिकेशन यानी तरसील आम्मा। मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार, यानी कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो ज़राए हैं उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। एनवायरनमेंट जिसको माहौल यानी वातावरण। एक हेरिडिटी, तवारुस, विरासत, ठीक है, तवारुस कहते हैं। एनवायरनमेंट यानी माहौल, हेरिडिटी विरासत यानी मौरूसियत यानी अनुवांशिकता, वातावरण। आगे है एक लफ्ज़ आता है डायलेक्ट। दो, एक आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक डायलेक्ट। लैंग्वेज जिसका रस्मुल ख़त होता है, डायलेक्ट जिसकी बोली जिसका रस्मुल ख़त नहीं होता। इस फ़र्क को याद रखिएगा। जैसे हिंदी ज़ुबान है, हिंदी क्या है? हिंदी एक ज़ुबान है, उसकी एक देवनागरी लिपि है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी बोलियां होती हैं, जैसे खड़ी बोली होती है, भोजपुरी बोली होती है, उसकी कोई लिपि तो होती नहीं। तो वही डायलेक्ट और लैंग्वेज में यही आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलिए। आगे है प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। बहुत अहम है, बार बार पूछा जाता है। आपको पता है लैंग्वेज की स्किल कितनी है? मैंने अभी भी बताया, LSRW। देखिए L से क्या होगा? लिसनिंग, S से स्पीकिंग और R से रीडिंग, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा सही। W से क्या है? राइटिंग। इसमें एक होती है प्रोडक्टिव स्किल, एक होती है रिसेप्टिव स्किल, जिसमें आप चीज़ें बाहर छोड़ते हैं, वो क्या है? प्रोडक्टिव। किसमें? स्पीकिंग। जब बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो अपना इल्म जो कुछ है, नॉलेज में बाहर निकाल रहा हूँ, क्या है? प्रोडक्टिव स्किल यानी तामीरी महारत यानी उत्पादात्मक कौशल। आगे है रिसेप्टिव स्किल, जिसमें आप चीज़ों को अंदर लेते हैं। एक होता है एक्टिव पैसिव, इसमें प्रोडक्टिव में एक्टिव रहेंगे, इसमें पैसिव रहेंगे। प्रोडक्टिव में कौन सा है? जैसे आप बोल रहे हैं या आप हाथ से लिख रहे हैं, लिखेंगे कोई पढ़ेगा तो वो क्या है? प्रोडक्टिव। तो बोलना और लिखना दोनों क्या है? प्रोडक्टिव। और इसी के साथ पढ़ना और सुनना दोनों क्या है? रिसेप्टिव यानी तहसीली महारत या अखज़ी महारत यानी ग्रहण कौशल। आप पढ़ेंगे तो कोई चीज़ अपने अंदर ले रहे हैं, सुन रहे हैं वो भी कुछ हासिल कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी सीखने की माजूरी, जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, ये सब है, यानी अधिगम अक्षमता, यानी लर्निंग डिसऑर्डर यानी सीखने के आवारिस, ठीक है, अधिगम के विकार। आगे है स्ट्रेमरिंग। स्ट्रेमरिंग मतलब लुकनत होना ज़ुबान में, यानी हकला करके बोलना, सही से बोल ना पाना। आगे चलिए। आगे है मीज़रमेंट, जिसको हम कहते हैं पैमाइश। मीज़रमेंट क्या होती है? पैमाइश यानी मापन, जैसे जिसमें हम उसके नंबर देते हैं कि कितना है, कितना वज़नी है, कितनी लंबी चीज़ हो, मीज़रमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आप यूनिट टेस्ट लेते हैं, यानी साल के एंड से पहले जो टेस्ट लेते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी तश्कीलाती जांच यानी रचनात्मक आकलन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट यानी तकमीली जांच जो साल के एंड में होता है, जिसको हम इवेल्युएशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चा अगली जमात में प्रमोट हो जाता है, वो समेटिव असेसमेंट होता है, यानी योगात्मक मूल्यांकन। आगे है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी CCE, बार बार सुनते होंगे CC क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस मुसलसल यानी सतत, लगातार, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव जिसको आप जामे यानी व्यापक, और इवेल्युएशन अंदाज़े क़द्र यानी मूल्यांकन। कभी कभी तशख़ीस लिख के आता है। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस? जैसे बच्चा साल के शुरू में जुलाई में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही स्कूल आते ही लगातार उसका इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी उसका करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ का
ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। बच्चा खेल में कितना अच्छा है, लोगों के साथ उसके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, आप मतलब प्रेयर में कितना अच्छा रहता है, फिर बच्चा लिखने पढ़ने में कितना अच्छा है, पढ़ने के अलावा और सारी एक्टिविटीज़ में कितना है, सारी चीज़ों को देखा जाता है मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया, जिसको आप CCE के नाम से सुने होंगे। आगे है स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट, वही कॉपी पेन वाला यानी तालीमी पहलू यानी शैक्षिक पहलू। आगे है को स्कॉलस्टिक, जो यानी कहते हैं करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर यानी खेल के मैदान में, खेलने में, गाने में, आपस में ताल्लुकात बनाने में या कोई और स्किल में कितना अच्छा है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी सह शैक्षिक पहलू। आगे है करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी निसाबी सरगर्मियाँ, यानी जो आपका सलेबस है, जो पढ़ना है उससे। को करिकुलर हम निसाबी सरगर्मियाँ, जैसे देखेंगे बच्चा बैतबाजी में कितना अच्छा है, तकरीर कितनी अच्छी कर लेता है, गा कितना अच्छा लेता है, या खेल कितना अच्छा खेल लेता है, वो क्या है, हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं। एटीट्यूड यानी रवैया, अभिवृत्ति। एटीट्यूड कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि टीचर आया क्लास में, ठीक है, आते ही सब बच्चों को खड़ा कर दिया, खड़े जाओ, उसके बाद उनको मारने लगा, तो बच्चे बाद में यार बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है। एटीट्यूड कहीं कहीं यूज़ करते हैं, जैसे आप साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, अब है कोई किसी से बात करना चाहता है, अक्सर जानते हैं कि छेड़ते हैं। अब कोई लड़का किसी लड़की से बात करता, अब वो नहीं बोलती, तो कहेंगे यार उसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। ये क्या है, उसी को एटीट्यूड यानी रवैया, समझ गए। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जहन में बैठा लें कि एटीट्यूड क्या चीज़ है। इसी से रिलेटेड एक लफ्ज़ आता है एप्टीट्यूड, दोनों में बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। एटीट्यूड क्या होगा, रवैया। मैंने मिसाल भी दी, उससे आपको समझ में आ गया होगा। आगे है वैल्यूज़ यानी अक़दार, यानी किसी चीज़ की अहमियत कितनी है। एप्टीट्यूड, देखिए एप्टीट्यूड आ गया यानी अहलियत, अभिक्षमता, यानी कोई चीज़ दी गई, कोई सिचुएशन दी गई, उसको आप अपने दिमाग से, अपनी सलाहियत से किस तरह से हल करेंगे, उसको अहलियत के नाम से जानते हैं। अभिक्षमता यानी अभिवृत्ति। आप देखेंगे IAS के एग्ज़ाम में पहले क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कोई सिचुएशन दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को किस तरह से हल करेंगे, एप्टीट्यूड है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी मेयारी जांच, जाहिर सी बात है जांच करने के बहुत सारे टेक्निक हैं, उसको यानी स्टैंडर्ड जांच यानी ऐसी जांच की जाए जो सब पर फिट बैठे, जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, वो क्या है, मेयारी जांच यानी मानकीकृत परीक्षण। यानी एक होता है वैलिडिटी, जांच के लिए ये सब एलिमेंट हैं, क्या हैं, एलिमेंट। वैलिडिटी मतलब होता है, जैसे मिसाल लीजिए एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर अगर वो बुखार नापता है तो कहेंगे एक वैलिड है। अगर कोई पेपर बना, अगर उससे सीटेट में जो पेडागोजी पूछी जाती है, एक टीचर बनने के लिए उस सलाहियत को आंका जाता है, अगर उस मेयार पे सही उतरता है वो पेपर सीटेट का, कहेंगे वैलिड है, ठीक है। अगर कोई नापने की मशीन है, आपके वज़न करने की, आप खड़े हो गए, अगर वज़न कर रही तो क्या कहेंगे, वैलिड है। वैलिड को कहते हैं दुरुस्त, मौजूनियत, माकूलियत यानी वैधता। आगे है रिलायबल, रिलायबिलिटी कहते हैं ए टेस्ट रिलायबल, यानी जैसे आपको बुखार है, आपने थर्मामीटर से नापा, आपका 95 डिग्री आया, ठीक है, दोबारा 5 मिनट बाद फिर आप नाप रहे हैं, फिर 95 आ रहा है, तो क्या कहेंगे, ये थर्मामीटर और जांच क्या है, रिलायबल है। जब आपके सीटेट के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जब आपके ऑनलाइन होते थे तो अलग अलग फेज़ में होते थे। तो जैसे आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लो उसमें 150 क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन सही करते हैं, फिर उसके बाद अगले हफ्ता जो फिर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें फिर अगर आप बैठते हैं, फिर भी उसी के आसपास लाते हैं, तो कहा जाएगा जो बार बार सीटेट का पेपर बन रहा है वो रिलायबल है, क्योंकि बार बार बच्चे का अगर बार बार टेस्ट लिया जाए, रिज़ल्ट सेम आए, उसको हम रिलायबल यानी मुअतबर कहते हैं, विश्वसनीयता, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे है ऑब्जेक्टिविटी यानी मारूजियत, कोई भी जांचे रिज़ल्ट सेम आए, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें क्या होते हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर एक ही होते हैं,
वही ऑब्जेक्टिविटी होती है। आगे है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी उसका एक मेयार बनाया जाए जांच का, यानी मानकीकरण कि किस लेवल का बच्चा है, किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, पुटअप किए जाएंगे। आगे है प्रैक्टिकलिटी, यानी अमली तौर पर, यानी अमली जामा पहनाया जाए, यानी काबिल अमल, यानी व्यवहार्यता। आगे है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी मेयार से मुतालिक जांच, यानी मानक संदर्भित परीक्षण। आगे है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, एक होता है CRT, एक होता है NRT, दोनों में फ़र्क होता है। NRT यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी मेयार से मुतालिक जो जांच होती है। जैसे मान लो आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें जनरल कैटेगरी के हैं, आपको 90 नंबर लाना ज़रूरी है। एक क्या है, क्राइटेरिया बन गई ना, 90 नंबर लाएंगे तो सीटेट आप पास कर जाएंगे। अब जब आप सुपर टेट देते हैं या कहीं DSSB का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें क्या है, मान लो 10 सीट है, कोई बच्चा 85% 90% तक लाया, तो ऊपर से 90% से 90%, 89%, 88%, 10 बच्चों को ले लेंगे, यानी एक नॉर्म बनाया गया, जो ऊपर से टॉप है 10 लेंगे। भले से आपका 90% से 60% से ऊपर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 60% से ऊपर आने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्म में सेट किया गया है, क्योंकि 10 ही सीट है। और क्राइटेरिया बना दी जाती है कि 33% ले आते हैं तो पास हो जाएंगे, 59% तक आता है सेकंड डिवीज़न, 60% फर्स्ट डिवीज़न, 75 डिस्टिंक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। उम्मीद है कि दोनों के डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या है, तकरीबन हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। कितना, 100। अब आपको कितना अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं? देखिए, अब हमारे पास 100 से आगे भी है, लेकिन उसको हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। उसके दूसरे पार्ट में भी 100 देखेंगे। अब 100 में आपको कितना समझ में आया, क्या आपकी पेडागोजी मजबूत हुई कि नहीं, फीडबैक देकर ज़रूर जाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आगे 100 और इंशाल्लाह लाएंगे टर्मिनोलॉजी, आपकी एक अच्छी खासी पेडागोजी की लुग़त तैयार हो जाएगी। यूट्यूब पे आप खंगाल डालेंगे, तीनों ज़ुबान में इतने डिटेल के साथ, इतने तफसील के साथ आपको इस तरह के टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी। आप GS ऑनलाइन पे भी देखेंगे। इसी तरह ये जो हैदरी है, MM हैदरी, मैं किसी की बुराई नहीं करता, इस तरह से मैं मेहनत करके बनाया हूँ कि कोई कॉपी पेस्ट नहीं, अलग अलग जगह से मैंने एक एक लफ्ज़ उठा करके जो कुछ पूछा जाता है उसको तीनों ज़ुबान में लाने की मैंने कोशिश की है। और आप देखेंगे GS ऑनलाइन का बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं उर्दू पेडागोजी, उनके तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तक नहीं सही है। चोमसिको को चोमस्की कहेंगे, हरकी को हिरकी कहेंगे, बहुत सारे, ठीक है। अगर आपको ऐसा चैनल मिला है, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और आप पूरी वीडियो देखेंगे, मॉक टेस्ट की भी वीडियो है, उसको देख करके, यानी 2018 से 2024 तक सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है डिटेल से, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ है कि आपका सीटेट किसी तरह निकल जाए, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।